हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश उरिया एंड आप सबका फिर से वेलकम है हमारी लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो आज के लेक्चर में हम सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा और टॉपिक है उसको भी पढ़ लेते हैं बिकॉज थर्मल स्ट्रेसेस से ही रिलेटेड है। वैसे तो हूप स्ट्रेसेस में एंड में पढ़ाता हूं जब मैं शेल्स के बारे में पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेते, थोड़ा समझ लेते हैं। हूप स्ट्रेसेस को और ज्यादा डिटेल में हम वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिफॉर्मेशंस पे आएंगे ड्यू टू सेल्फ वेट। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि हूप स्ट्रेसेस क्या होता है। हूप स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल्स ऑफ योर सर्कुलर और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट इज कैरिंग अप एनी मटेरियल अंडर प्रेशर, ठीक है, या फिर एनी लिक्विड अंडर प्रेशर। समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पे गुब्बारा है, मैं गुब्बारे में फूंक मार रहा हूं तो गुब्बारा फूलते 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 जाता है। अगर मैं और यहां पे क्या करूं, फूंक मारूं तो फट जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका गुब्बारा है, इसमें दो पार्टिकल हैं, ये और ये। जब मैं फूंक मार रहा हूं तो ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल दूर 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 हो जा रहे हैं। ऐसे ही तो हो रहा है। तो सिंस मेरे पार्टिकल यहां पे दूर हो रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है, देयरफॉर स्ट्रेसेस भी आएंगे। अब समझिए, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल पाइप है, मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके अंदर यहां पर क्या हो रहा है, पानी मूव कर रहा है और पानी के पास प्रेशर हेड है। प्रेशर हेड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ढंग समझा दूंगा, बस ये समझ लीजिए पानी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है उसके पाइप पर, ठीक है। पानी जो है वो इस तरीके से प्रेशर लगा रहा है आपके पाइप की बाउंड्री पे। तो मैं अगर इस सेक्शन को कट करूं, अगर मैं इस सेक्शन को यहां से इस तरीके से कट करूं तो क्या मैं इस सेक्शन को कुछ इस तरीके से बना के दिखा सकता हूं। हाँ या ना, कुछ इस तरीके से इसको बनाकर दिखा सकता हूं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं, जो कि मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह इतनी बढ़िया है, ड्राइंग और हैंडराइटिंग बहुत शानदार है। इतनी शानदार है कि डॉक्टर भी शर्मा जाए हैंडराइटिंग देख के। चलिए, तो यहां पे जब मैंने सेक्शन को कट करा है तो यहां पर इनकी वॉल्स में यहां पर जो स्ट्रेसेस होंगे उसको मैंने यहां पे शो कर दिया है। These are the stresses acting on the walls of the cylindrical or circular object carrying liquid under pressure. तो यहां पर आपका जो पानी था इस तरीके से प्रेशर लगा रहा था किस पे, वॉल्स पे। ये सेम उसी तरीके से नहीं जैसे गुब्बारे में हम हवा भर रहे हैं, तो गुब्बारा भी तो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। हवा भी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रहा है गुब्बारे को। तो सिमिलरली यहां पर भी होता है। तो इन वॉल्स पे जो स्ट्रेसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं हूप स्ट्रेसेस, ठीक है। अब पुराने जमाने में क्या होता था, आपकी बैलगाड़ियां चलती थी। अब बैलगाड़ियां जो चलती थी उसके जो चक्का होता था, व्हील जो होता था, वो लकड़ी का होता था, जनरली वो घिस जाता था। तो हम क्या करते थे, हम स्टील की एक पत्ती उसके ऊपर लगा देते थे, सर्कुलर पत्ती उसके ऊपर लगा देते थे, ताकि आपका जो यहां पे व्हील है वो घिस ना जाए, ठीक है। अब समझिए, तो मान लीजिए ये मेरे पास व्हील है, ये आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करके देखता हूं। मान लीजिए ये आपके पास व्हील है और ये मेरे पास स्टील की पत्ती है जो इस व्हील के साइज से छोटी है, आपको यहां पे दिख रही है। मेरे को यहां पे क्या करना है, इस पत्ती को इस व्हील के ऊपर चढ़ाना है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस स्टील की पत्ती को यहां पे हीट करूं तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होगी कि नहीं होगी, ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होगी कि नहीं होगी। तो ये मैं इसको हीट करता हूं, इसका यहां पे साइज इंक्रीज होता है, और जब इसका साइज इंक्रीज होता है मैं इसको व्हील के ऊपर चढ़ा देता हूं और वापस इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसका साइज इंक्रीज हुआ, फिर मैंने इसको व्हील के ऊपर चढ़ा दिया, अब इसको कूलिंग के लिए छोड़ देता हूं, तो ये वापस अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या ये व्हील उसे वापस छोटा होने देगा,
नहीं होने देगा। ठीक है, ये जितना व्हील का साइज है उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता हमारी स्टील की पत्ती। तो यहां पर आपके स्टील में जो, सॉरी, ये चीज, इसको वुड समझिए, ग्लास को वुड समझिए और इस रबर बैंड को स्टील समझिए। तो आपकी स्टील की पत्ती में क्या होते हैं, आपका स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, आपकी स्टील की पत्ती इतनी सी थी, छोटी थी, आपने एक्सपैंड करके इसके ऊपर चढ़ाई और फिर यहां पे टेम्परेचर ठंडा कर दिया, लेकिन अब ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं पहुंच पा रही है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेन है, तो इसके अंदर स्ट्रेसेस भी आए होंगे। तो इस स्टील की पत्ती के अंदर, इस स्टील की पत्ती के अंदर यहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, और यहां पर जो वुडन मेरे पास यहां पर व्हील है उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्योंकि स्टील की पत्ती वापस अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश कर रही है, छोटा होने की कोशिश कर रही है। तो जब ये छोटे की कोशिश कर रही है तो आपके व्हील पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाएगी, लगाएगी? हाँ लगाएगी, सिंपल सी बात है। मेरा चश्मा क्यों चमक रहा है भगवान जाने। इसको दिख रहा है मेरा चश्मा? चलो कोई नहीं यार, मैं अब आयरन मैन बन गया हूं, मेरी आंखों में लाइटें चमक रही हैं। यहां देखिए, तो यहां पर आपका, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए जो इनिशियल डायामीटर है मेरा स्टील रिंग का, वो आपका स्मॉल डी है। ठीक है, और जो आपका कैपिटल डी है, इट इज द डायामीटर ऑफ योर वुडन व्हील। जो ये व्हील है इसका जो डायामीटर है ये आपका यहां पे कैपिटल डी है। ठीक है, अब जब मैंने इसको एक्सपेंड किया और उसके ऊपर चढ़ाया तो मेरा स्टील का जो फाइनल डायमीटर आ गया है स्टील रिंग का, वो आपका सेम आपका वुड के बराबर आ गया, डेट इज कैपिटल डी। आई होप बात समझ आ रही होगी। तो हमने उसका साइज इंक्रीज किया, उसका सर्कमफेरेंस इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो सर्कमफेरेंस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ होगा? तो यहां पे सर्कमफेरेंस पहले कितना था, 2 पाई आर, या फिर मैं बोल सकता हूं पाई डी। This was the initial circumference of your steel ring. अब circumference कितना है? Now the diameter has changed to capital D. तो ये हमारा है new circumference. This is new circumference. This is new circumference, that is pi d. तो circumference में कितना चेंज आया? वो आया आपका पाई डी माइनस पाई डी। दिस इज द चेंज। तो अगर मेरे को यहां पर हुप स्ट्रेन निकालना हो तो दिस इज द चेंज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल योर सर्कमफेरेंस। तो इस तरीके से आप अपना हुप स्ट्रेन निकाल सकते हैं आपके स्टील रिंग में। अब सिंस आपके पास स्ट्रेन आ गया है तो क्या आप स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, स्ट्रेन मल्टीप्लाई में चले जाता है। तो ये इस तरीके से आपका यहां पे हुप स्ट्रेन निकल कर आ जाएगा, डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। अरे भैया यहां पे पाई पाई कैंसिल हो गया, तो डी माइनस डी बाय स्मॉल डी, दिस इज योर स्ट्रेन। अगर मैं इसको E से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास स्ट्रेसेस आ जाएंगे, हुप स्ट्रेसेस। चलिए ठीक है, तो अब यहां पे आपके पास स्ट्रेस भी आ गया है, स्ट्रेन भी आ गया है। यहां पर हम कह रहे हैं मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर फिक्सिंग। मैं कितना इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूं ताकि ये आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाए, और ये आसानी से तब चढ़ पाएगी जब इसका डायमीटर इस व्हील वाले डायमीटर के बराबर हो जाएगा। जब स्टील रिंग का डायमीटर, देखिए मैं हाथ लगाता हूं स्टील रिंग पे, ये जो ब्लैक से दिखा रहा हूं, दिस इज द स्टील रिंग। जब ये स्टील रिंग का डायमीटर आपके व्हील के डायमीटर के बराबर हो जाए, समझ आ गई बात? तो यहां पर आपका हुप स्ट्रेन कितना आया है? हुप स्ट्रेन आपके पास ये निकल कर आ गया। ये मेरा कुछ ज्यादा ही डार्क हो, एक मिनट इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो ये हुप स्ट्रेन तो मेरे पास ये निकल के आ गया, और आपका यहां पे जो स्ट्रेन आता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेट इज, सुनिए, डेल्टा एल जो होता है वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन यहां पे मैं यहां पे स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं।
स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको L से डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बी द स्ट्रेन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, अल्फा डेल्टा टी, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहां पर आपका डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी माइनस डी अपॉन अल्फा डी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, सिंपल आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये चीज हमने सोल्व कर दी है। अब हम यहां पे आते हैं हमारे डिफॉर्मेशंस ड्यू टू सेल्फ लोडिंग। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो लेक्चर्स में, तो प्लीज डू लेट अस नो। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। तो कुछ भी अगर आपको कमी लग रही है तो आप प्लीज यहां पे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वो भी बताइए, खाली कमी नहीं, ठीक है। एंड डू शेयर दिस लेक्चर्स। चलो मैं यहां पे ऊपर कहां लेके जा रहा हूं, यहीं पे आपको मैं बता देता हूं। चलो, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशंस ड्यू टू सेल्फ लोडिंग। मैं ये कह रहा हूं कि एज्यूम कीजिए, एजम्पशन है कि आपके पास यहां पर एक बार टंगा हुआ है, दिस इज द बार जो यहां पर टंगा हुआ है। अब इस पे कोई लोड नहीं लग रहा, लेकिन ग्रेविटी तो लग रही है इस पे, सेल्फ वेट तो होगा इसका। तो उसकी वजह से ये बार कुछ इतना एक्सटेंड हो जा रहा है ड्यू टू सेल्फ वेट। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये जो आपकी यहां पे डिफॉर्मेशन है, इसकी वैल्यू क्या है भैया, हमें ये निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी लोड नहीं है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ और सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, कितनी लेंथ की, dx लेंथ की। तो हमने यहां पे dx लेंथ की एक स्ट्रिप ले ली, कितनी डिस्टेंस पे, फ्रॉम बॉटम x डिस्टेंस पे। अब जरा देखिए, समझिए इस बात को, यहां पर इस मटेरियल की जो वेट डेंसिटी है, वो उसको मैं गामा लिख दे रहा हूं, दिस इज द वेट डेंसिटी। इसका जो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसको मैं ए लिख दे रहा हूं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये अभी सिलेंड्रिकल बार है, तो या फिर आपका रेक्टेंगुलर बार है, कुछ भी बार है, लेकिन प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक का मतलब आप जानते हैं, अलोंग द लेंथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। और ये आपका यहां पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी L, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका बार जो है वो सिर्फ इतना है, मान लीजिए, एजम्पशन समझने के लिए। और इतने पोर्शन का जो वजन है, वो मैं क्या यहां पे लगा सकता हूं, बोलो, क्या वो मैं यहां पे लगा सकता हूं? कितना होगा इसका वजन भैया? आपका देखिए, आपका वेट होता है, वेट क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पे वेट डेंसिटी आपकी है गामा, वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एक्स, यही होगा। तो गामा ए इंटू एक्स, ये यहां पे मैंने वेट लगा दिया, ठीक है। तो क्या आप इस dx लेंथ में कितना एक्सटेंशन हुआ वो निकाल सकते हो? हां, निकाल सकते हो। ये एजम्पशन के लिए बोला है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, नीचे वाला वजन तो बढ़ते जा रहा है ना। देखिए, यहां पे डायरेक्टली मैं यहां पे इंटीग्रेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, कांस्टेंट वेट नहीं है, हर एक सेक्शन पे वेट इंक्रीज होते जा रहा है। यहां पर इस वाले सेक्शन पे जो वेट लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पोर्शन की वजह से लग रहा होगा, और ऊपर जा रहा हूं, इस वाले सेक्शन में पहुंच रहा हूं, तो अब जो आपका यहां पर वेट लग रहा है वो इतने कंप्लीट सेक्शन की वजह से लग रहा होगा।
इसलिए मैंने यहां पे कोई भी सेक्शन काट लिया है x डिस्टेंस पे dx सेक्शन का, और उसके नीचे जो उसके नीचे जो मटेरियल है उसका वजन मैंने अलग से लगा के दिखा दिया है। तो इस dx लेंथ में आपका इंक्रीज कितना होगा, वो होगा आपका dx लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो होगा आपका PL ओवर AE। ये फॉर्मूला होता है। P कितना है, ये है मेरा गामा A डॉट एक्स। L कितनी है वो मैंने ले रखी है dx लेंथ, ये dx लेंथ ले रखी है। आपका एरिया कितना है, ये है A। अरे भैया ये मैंने एक्चुअल में नहीं लगाया, ये assumption आपको मैंने बस काट के दिखाया वहां पर। एक्चुअल में तो बार यही है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्चुअल में बार यही है, लेकिन उसका वेट किस तरीके से लग रहा है वो मैंने यहां पे दिखा दिया, और ई तो आपका यहां पर आ ही गया, ठीक है। सो दिस इज द एक्सटेंशन इन डीएक्स लेंथ। लेकिन हमारी टोटल लेंथ जो है डेल्टा एल जो है वो जो होगी, हमें टोटल एल लेंथ में निकालना है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूं 0 टू एल गामा ए एक्स डी एक्स अपॉन ए ई। तो यहां ए से ए कैंसिल, और यहां पर आपका पास आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू गामा एक्स स्क्वायर अपॉन 2e। बेटा गामा कॉन्स्टेंट है, मेटेरियल सेम है, चाहे इस सेक्शन की बात करूं, चाहे इस सेक्शन की बात करूं, चाहे इस सेक्शन की बात करूं, जिसमें सेक्शन की बात करूं, आपका गामा सेम है, गामा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर आपका, इसमें मैं लिमिट पुट कर रहा हूं 0 टू एल, तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा पकड़ दे रहा हूं, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर करा तो यहां पे, अरे आजा, हाँ, यहां पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e माइनस गामा इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2e। तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। दिस इज द डिफॉर्मेशन या फिर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक सिलेंड्रिकल या फिर रेक्टेंगुलर बार ऑफ योर वेट डेंसिटी गामा, लेंथ एल एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब देखिए यहां पर इसको मैं W के टर्म्स में लिख दे रहा हूं, अभी तो हमने वेट डेंसिटी टर्म में लिखा है, लेकिन कई बार होगा आपको टोटल वेट W के टर्म्स में दे दिया होगा। तो यहां पर ये जो मेरे पास बार था, इसका जो टोटल वेट था, इसका जो टोटल वेट है W, इसका एरिया जो है A और इसका लेंथ जो है L। तो क्या मैं W इज इक्वल टू गामा इंटू ए इंटू एल लिख सकता हूं, हां भैया, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो गामा को मैं डायरेक्टली यहां पे W अपॉन ए एल भी लिख सकता हूं। तो जरा यहां से वैल्यू उठाइए और यहां पे पुट कीजिए, तो यहां पर आंसर आ जाएगा W अपॉन ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो यहां पर L से ये कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा WL अपॉन 2AE। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा हमें लग रहा है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, WL अपॉन AE या फिर PL अपॉन AE। कुछ याद आया, समझिए इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक बार है जिसका वेट W है, ठीक है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आएंगी ड्यू टू सेल्फ वेट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन व्हेन द सेम लोड इज एक्टिंग अपॉन इट। सुनिए इस बात को, अगर मैं कहूं कि भैया ये जो लोड W है, ये जो लोड W है वो यहां पे लगा हुआ है W, ठीक है, सेम बार पे W लगा हुआ है और मैं सेल्फ वेट नहीं दे रहा हूं, तो डिफॉर्मेशन कितनी होगी, वो होगी WL अपॉन AE।
अगर मैं सेल्फ वेट नहीं ले रहा हूं और सिर्फ डब्ल्यू की वजह से डिफॉर्मेशन देख रहा हूं, तो डिफॉर्मेशन कितनी होगी? पीएल ओवर ए, मतलब यहां पर जो लोड है वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एल ओवर ए। तो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रही है दैट इज हाफ। किसकी? अगर सेम डब्ल्यू अमाउंट का लोड आपके उस बार पे लगे तो जो डिफॉर्मेशन आएगी नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट वो ये है, उसका हाफ होगा, इंक्लूडिंग व्हेन वी आर कंसीडरिंग दैट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई। चलिए, तो यहां पर तो आपका ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये तो हमारा प्रिज्मेटिक बार था। अब आते हैं, मान लीजिए नॉन प्रिज्मेटिक बार। चलो हम यहां पे लेते हैं सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर कह रहा हूं, क्यूबिकल सेक्शन को, कुछ इस तरीके से। एक बार इसकी लेंथ देखते हैं लेक्चर की, इसमें हो नहीं पाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, इसके तुरंत बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें कवर करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं तुरंत उसको आपके यहाँ पे कवर करता हूं नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। एंड प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।